ये कहानी है एक ऐसी करियर ओरिएंटेड औरत की जिसने पहली बार गांव की तरफ ट्रिप ली और जाते ही कुछ अजीब नोटिस किया। वहां की लोकल दुकानों के नाम बिल्कुल वैसे थे जैसे उसके असिस्टेंट एंड्रयू के नाम। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या वो 3 साल से पीछे पीछे घूमने वाला गरीब सा दिखने वाला असिस्टेंट असल में किसी रिच फैमिली का वारिस है? पर जो उसने कभी सोचा भी नहीं था वो ये कि ये एक ट्रिप उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देगी। मार्गरेट एक लीडिंग न्यूज़पेपर की टॉप एडिटर थी। उसकी सैलरी पूरे $1 मिलियन पर ईयर। कंपनी में उसका स्टेटस इतना हाई था कि वो बस सीईओ से एक स्टेप नीचे थी। लेकिन उसका ठंडा, डोमिनेटिंग एटीट्यूड ऐसा था कि ऑफिस वाले उसे पीछे से विच बुलाते थे। दूसरी तरफ एंड्रयू था, एक सिंपल सा असिस्टेंट। रोज काम के पीछे भागता रहता था। उसे हर पल मार्गरेट के साथ रहना पड़ता, जैसे उसका शैडो हो। सुबह सुबह उठकर उसकी फेवरेट कॉफी लाने के लिए 10 गली कूचों में घूमता। अगर कॉफी गलत लाता, सीधा ओवरटाइम की सजा मिलती। और ऐसे ही उसने 3 साल तक बिना ब्रेक के उसके साथ काम किया। एक दिन मार्गरेट बोली, आई नीड यू दिस वीकेंड टू हेल्प विथ फाइल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एंड्रयू बोला, इस वीकेंड? बट मेरी दादी का 90वां बर्थडे है। नो प्रॉब्लम, उसने ठंडे अंदाज में कहा। कैंसल इट। मार्गरेट अपने हर वक्त तैयार रहने वाले असिस्टेंट से बेहद खुश थी, लेकिन एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के नाते उसे सबके साथ बराबरी से पेश आना पड़ता था, यहाँ तक कि डिप्टी एडिटर के साथ भी। एक दिन जब बॉब ने गलती की तो उसने कोई मर्जी नहीं दिखाई। बॉब की वर्क एथिक खराब है, फायर हिम। बॉब कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सिर ऊंचा करके निकल गई। बॉब ने जाते जाते उसे ताना मारा, तू कभी प्यार से छोड़ दी जाएगी। मार्गरेट ने काल्मली जवाब दिया, सुनो बॉब, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला नहीं क्योंकि मैं खतरा महसूस कर रही थी। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला क्योंकि तुम लज्जावह, हकदार, अक्षम और तुम ऑफिस से ज्यादा टाइम अपनी बीवी को धोखा देने में लगाते हो। से वन मोर वर्ड एंड एंड्रू विल थ्रो यू आउट। ऑफिस में सब जानते थे कि मार्गरेट सख्त, कंट्रोलिंग और नो नॉनसेंस टाइप है। लेकिन क्योंकि उसका काम फ्लॉलेस था, बॉस हमेशा नजरअंदाज कर देते। लेकिन इस बार उससे एक बड़ी गलती हो गई। वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि अपना वीजा रिन्यू कराना ही भूल गई। अब वीजा एक्सपायर हो चुका था और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। उसके लिए ये बहुत बड़ा शौक था। और इससे भी बुरा, बोर्ड ने फैसला किया कि अगर वो चली गई तो उसकी पोजीशन बॉब को मिल जाएगी। यू कांट बी सीरियस। प्लीज मार्गरेट, वी वॉन्ट यू टू स्टे। और तभी ऑफिस में एंड्रयू एंटर करता है। मार्गरेट के दिमाग में एक ब्रेव आइडिया आता है। हम शादी कर रहे हैं। बॉस शॉक में था, पर उसने बधाई दे दी। अगर वो और एंड्रयू जल्दी लीगली शादी कर लें तो मार्गरेट को नया इमिग्रेशन स्टेटस मिल जाएगा और वो अमेरिका में रह सकती है। एंड्रयू कुछ बोल पाता उससे पहले ही मार्गरेट उसे ऑफिस में खींच लेती है। आई एम नॉट मैरिंग यू। यस यू आर। क्योंकि अगर मैं गई तो बॉब तुम्हें फायर कर देगा। तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। सारे कैंसल डेट्स, कॉफी, टैम्पैक्स रन, सब बर्बाद। तुम्हारे एडिटर बनने का सपना भी। एंड्रयू शॉक में चुप हो गया। वो मार्गरेट में इंटरेस्टेड तो नहीं था, लेकिन अपनी नौकरी गंवाने का डर उसे मानने पर मजबूर कर देता है। प्लान ये था, लीगली शादी करेंगे, कुछ समय बाद तलाक। अब वो दोनों गए इमिग्रेशन ऑफिस अपनी मैरिज रजिस्टर कराने। लेकिन अफसर को शक हो गया। इफ दिस मैरिज इज ओनली फॉर अ ग्रीन कार्ड, इट्स अ फेडरल क्राइम। 5 साल की जेल और $2,50,000 का फाइन लग सकता है। एंड्रयू घबरा गया, लेकिन मार्गरेट पूरी तरह शांत रही। उसने कहा, एक्चुअली हम इस वीकेंड एंड्रयू के होम टाउन जा रहे हैं। उसकी दादी का 90 बर्थडे है और वहीं हम अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। थोड़ी देर के टेंशन के बाद एंड्रयू ने हिम्मत जुटाई और एक फेक रोमांटिक लव स्टोरी बना डाली। उसने कहा, लेट नाइट्स तक साथ काम करते करते धीरे धीरे मैं मार्गरेट से प्यार में पड़ गया। हालांकि उनका इंटरव्यू बस जैसे तैसे पास हुआ, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने उन्हें सख्त चेतावनी दी। 1 वीक लेटर आई आस्क यू बोथ सेपरेटली। अगर तुम्हारे जवाब मैच नहीं हुए तो सीधा जेल। ऑफिस से बाहर निकलते ही एंड्रयू पूरा हिला हुआ था। उसे लग रहा था कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और बदले में उसे कुछ तो चाहिए। तो उसने मार्गरेट से नई डिमांड रख दी। मुझे सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए मेरी बुक पब्लिश करने में, मुझे प्रमोशन भी चाहिए। प्रमोट यू टू एडिटर? नो वे, मार्गरेट बोली। फाइन, देन आई क्विट, यूर स्क्रूड, बाय बाय मार्गरेट। इस सिचुएशन का सामना करते हुए मार्गरेट को आखिरकार झुकना पड़ा। ठीक है, जैसे ही मेरा ग्रीन कार्ड आ जाएगा तुम्हें प्रमोट कर दूंगी। लेकिन एंड्रयू को उसका एटीट्यूड काफी फेक लगा, जैसे दिल से नहीं बोल रही।
तो उसने बोला, थोड़ा और जेन्युइन बनो, नाइसली पूछो। क्या पूछूं? नम्रता से पूछो कि मुझसे शादी करोगी? जो मार्गरेट कभी अपने प्राइड और ईगो में रहती थी, उसे अब एक ग्रीन कार्ड के लिए अपना सिर झुकाना पड़ रहा था। स्वीट, एंड्रयू बोला। एंड्रयू, आई एम लिसनिंग। वुड यू प्लीज पुट योर आईज ऑन टॉपर? एंड्रयू के लिए ये एक बड़ी जीत थी। 3 साल से जो फ्रस्ट्रेशन दबा था, आज उसे सुकून मिला। कुछ ही देर बाद मार्गरेट एंड्रयू के साथ उसके होम टाउन की फ्लाइट पर निकलती है। फ्लाइट में मार्गरेट उसका मजाक उड़ाती है। मैरिज के बाद हम मेरे घर में रहेंगे, नॉट योर्स। क्यों? एंड्रयू पूछता है। क्योंकि मैं सेंट्रल पार्क वेस्ट में रहती हूँ और तुम शायद किसी छोटे से गंदे स्टूडियो में रहते हो, पीले ग्लासेस के ढेर के साथ। लेकिन एंड्रयू शांत रहता है। 3 साल साथ काम करने के बाद वो उसके सार्केज्म का आदी हो चुका था। पर अब मार्गरेट थोड़ी एंग्शियस महसूस करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एंड्रयू के परिवार का सामना कैसे करेगी। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, दादी पहले से गेट पर खड़ी थीं और घर पहुंचते ही एंड्रयू की मां ने मार्गरेट का वार्मली स्वागत किया। वो सब घुमावदार पहाड़ियों से होते हुए छोटे से शहर में पहुंचे। लेकिन मार्गरेट की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। सभी दुकानों के नाम एंड्रयू के लास्ट नेम से शुरू हो रहे थे। वेट, ये सब तुम्हारे फैमिली बिजनेसेस हैं? तुमने बताया क्यों नहीं? ओह, यू वर जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। पर ये तो बस शुरुआत थी। अब जब एंड्रयू अपने टेरिटरी में था, तो वो मार्गरेट से अब वैसे बात नहीं कर रहा था जैसे पहले करता था। अब वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्गरेट एडजस्ट करने में कितनी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जब उसने देखा कि मार्गरेट नीचे आते वक्त नर्वस लग रही थी, तो उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। फिर वो सब एक यॉट में सवार हुए, लेकिन मार्गरेट के मन में शक बना रहा। क्या सच में यही रास्ता है उसके घर का? और तभी एक बड़ी सी रॉक वॉल के पीछे से एक भव्य महल नजर आता है। अब मार्गरेट को सब समझ आ गया। एंड्रू कोई आम असिस्टेंट नहीं, वो तो एक हिडन अमीर वारिस है। और उसके सामने वो सिर्फ एक हार्ड वर्किंग एवरेज अर्निंग एम्प्लॉई बनकर रह गई। 3 साल बाद बेटे की वापसी के लिए फैमिली ने शानदार दावत रखी थी। यहीं मार्गरेट की मुलाकात एंड्रयू के पिता जो से होती है, एक सीरियस, स्ट्रिक्ट टाइप इंसान। उसे अपने बेटे का रेगुलर जॉब करना पसंद नहीं था और उसकी बातों में सार्केज्म साफ झलकता था। लेकिन एंड्रयू पहले से सब जानता था। पार्टी के दौरान उसने सबके सामने अनाउंस किया, वे आर गेटिंग मैरिड। चीयर्स के बीच क्राउड ने फन में कहा, अब एक किस हो जाए। सच छुपाने के लिए उन्हें वो करना ही पड़ा। एंड्रयू को ये नहीं पता था कि ये मार्गरेट का पहला किस था। थोड़े से टल्ली माहौल में दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल होने लगी, कुछ ऐसा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। रात होते ही एंड्रयू की मां ने थॉटफुल होकर दोनों के लिए एक रूम अरेंज किया ताकि वो साथ रह सके। मार्गरेट थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन कोई नकारात्मक रिएक्शन नहीं दिया। फैमिली जाने के बाद एंड्रयू ने अपने लिए फ्लोर पर कंबल बिछा लिया। अपने बॉस के साथ पहली बार एक ही रूम शेयर कर रहा था। दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। मार्गरेट भी परेशान थी। कितनी भी कोशिश करे, नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह तड़के उसका फोन जोर से बजा। उसे डर था कि एंड्रयू जाग ना जाए, इसलिए वो चुपचाप बाहर यार्ड में चली गई। लेकिन जाते जाते वो दरवाजा बंद करना भूल गई। उसी वक्त एक बहुत महंगा सा डॉग अचानक बाहर निकल आया और मार्गरेट पर लगातार भौंकने लगा। और तभी आसमान से एक बाज नीचे झपटा और पलक झपकते ही उस छोटे डॉग को उठा ले गया। मार्गरेट अब भी फोन पर बात कर रही थी, लेकिन वो घबरा गई। उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन बाज की तरफ फेंका ताकि उसे डरा सके और किसी तरह डॉग को बचा लिया। लेकिन बाज अभी रुका नहीं था। अब उसकी नजर मार्गरेट के फोन पर थी। उसके कुछ समझ में आता, इससे पहले ही बाज ने उसका फोन पकड़ लिया और उड़ गया। एंड्रू की फैमिली दूर से ये सब देख रही थी और उन्होंने इस सीन को कुछ और ही समझ लिया। उन्हें लगा मार्गरेट बस डॉग के साथ खेल रही थी। ओह, शी इज सच अ पेट लवर। सबने यही मान लिया, यहाँ तक कि एंड्रू भी सरप्राइज हो गया। उसे कभी नहीं पता था कि मार्गरेट के अंदर इतना प्यारा और सौम्य साइड भी छुपा हुआ है। मार्गरेट ने बाद में धीरे से सच्चाई बताई, लेकिन एंड्रू अब भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हुआ था। ये देखकर एंड्रू ने कहा, कल फैमिली तुम्हें टाउन लेकर जाएगी, नया फोन खरीदने के लिए। अब पूरे घर वालों की निगरानी में एंड्रू और मार्गरेट फिर से लविंग कपल बनने का नाटक करने लगे। थोड़ी देर बाद जो ने एंड्रू को अलग ले जाकर एक इमोशनल बातचीत की। उन्होंने कल की अपनी सख्त बातों के लिए माफी मांगी। तुम शादी करने जा रहे हो और एक बाप के तौर पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसने अपनी रियल फीलिंग भी शेयर की। मैं चाहता हूँ कि तुम होम टाउन में रहो और फैमिली बिजनेस संभालो। ये बातचीत भी पिता पुत्र के बीच की दूरी मिटा नहीं पाई।
घर लौटने के कुछ समय बाद सबने देखा कि एंड्रू अचानक भड़क उठा। ग्रेस, जो अपने बेटे के स्वभाव को अच्छे से जानती थी, समझ गई कि ये सब उसके पति जो की वजह से हुआ है, और वह तुरंत उससे भिड़ गई। मार्गरेट ने समझदारी दिखाई। ये फैमिली का मामला है। वो विनम्रता से एक्सक्यूज लेकर बाहर चली गई। जो अपनी अपसेट वाइफ को देखकर परेशान तो था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। मार्गरेट वापस अपने रूम में आई और नहाने चली गई। उधर एंड्रू हेडफोन लगाकर बैठा था। उसे ये भी पता नहीं चला कि मार्गरेट अंदर है। अब जब दोनों एक ही छत के नीचे थे, तो ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स होना तो बनता ही था। रात होते होते वो अजीब सा साइलेंस अभी भी हवा में था, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। वो दूरी, वो टेंशन जो पहले उनके बीच थी, अब धीरे धीरे उसकी जगह एक हल्की सी वार्मथ ले रही थी। मार्गरेट अब अपना टफ एक्सटीरियर धीरे धीरे छोड़ रही थी और अपना सॉफ्ट रियल साइड दिखाने लगी थी। उसने एंड्रू से शेयर किया, मुझे लाइट हार्टेड वैरायटी शोज बहुत पसंद है और मैं तो ओवर ड्रामेटिक रोमांस नॉवेल्स की दीवानी हूँ। फिर उसने उनका पहला किस भी याद किया। धीरे धीरे मार्गरेट ने अपना दिल खोलना शुरू किया। जब बॉब ने मुझे विकेड विच कहा था, बाहर से तो मैं स्ट्रांग दिख रही थी, पर अंदर से बुरी तरह टूट गई थी। हर बार जब कोई ऐसा कुछ बोलता, मैं चुपचाप बाथरूम में जाकर रोती थी। थोड़ा थोड़ा करके उसका पेनफुल पास्ट सामने आने लगा। मार्गरेट ने बताया कि जब वो सिर्फ 16 साल की थी, तभी उसके मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से फूल उसके लिए एक ट्रिगर बन चुके थे। जब भी फूल देखती हूँ, मन सीधे फ्यूनरल में चला जाता है। इन छोटी छोटी बातों में दोनों का रिश्ता गहराने लगा। फायरप्लेस की हल्की रोशनी में बैठकर उनके बीच कुछ नया जुड़ने लगा था। बिना कहे एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था, और उसी में कहीं न कहीं प्यार का बीज भी क्वाइटली ग्रो हो रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगने लगा, अचानक दरवाजे पर जोर की नॉक हुई। मार्गरेट तुरंत समझ गई, अगर किसी ने हमें अलग देखा तो शक हो जाएगा। उसने फौरन इशारा किया कि एंड्रू जल्दी से बेड पर आ जाए। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन उससे भी बड़ा शॉक उन्हें तब लगा जब एंड्रू के पेरेंट्स ने अनाउंस कर दिया, कल दादी का बर्थडे है और उसी दिन हम तुम्हारी शादी भी ग्रैंड तरीके से करेंगे। मार्गरेट और एंड्रू तो अंदर से हिल गए। उन्होंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी दादी खुद बाहर आ गईं। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मुझे बस एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले अपने पोते की शादी देख सकूं। इतनी दिल से निकली बात सुनकर मार्गरेट और एंड्रू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें हाँ करना पड़ा। पर अंदर से एंड्रू बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहा था। उसे डर था, अगर ये झूठी शादी एक्सपोज हो गई तो उसकी माँ और दादी का दिल टूट जाएगा। मार्गरेट बाहर से शांत दिख रही थी, पर अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। वो खुद को बार बार याद दिला रही थी, दिस इज जस्ट अ डील। पर सच्चाई ये थी कि वो अब तक एंड्रू से प्यार कर बैठी थी। कुछ देर बाद ग्रेस और दादी उसे फैमिली के ब्राइडल बुटीक में ले गईं। उन्होंने अपना बहुत पुराना ट्रेजर्ड कलेक्शन दिखाया और मार्गरेट के लिए एक ब्यूटीफुल विंटेज वेडिंग गाउन चुना। ग्रेस की आंखों में मार्गरेट को देखकर आंसू आ गए। वो उसे अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ की तरह देख रही थी। मार्गरेट का दिल भारी हो गया। इतनी सच्ची उम्मीदों को धोखा देने का गिल्ट अब उसे अंदर से तोड़ने लगा था। फिर एंड्रू की दादी ने फैमिली का एक बहुत पुराना हेयरलूम बाहर निकाला और मार्गरेट को बहुत प्यार से बताया, ये तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का गिफ्ट है। 150 सालों से हमारे घर में चला आ रहा है और अब ये तुम्हारा है। इतना कीमती गिफ्ट पाकर मार्गरेट पूरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। इस फैमिली की वार्मथ और प्यार ने उसका दिल छू लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी पल एक भारी गिल्ट भी उसके दिल में उठने लगा। क्या मैं इस भरोसे के लायक हूँ? मार्गरेट ने फौरन एंड्रू को ढूंढा और यॉट स्टार्ट कर दी। इन कुछ दिनों में मार्गरेट ने ऐसा प्यार महसूस किया था, फैमिली वाला प्यार। उसका दिल एक साथ खुश भी था और बेचैन भी। उसे डर था, कहीं ये सब सिर्फ एक ब्यूटीफुल ड्रीम ना हो जो कभी भी टूट सकता है। क्योंकि वो जानती थी ये सब एक फेक शादी पर टिका था जो एक न एक दिन गिर ही जाना था। मार्गरेट की इन फीलिंग्स को भांपते हुए एंड्रू ने जल्दी से कंट्रोल संभाला, लेकिन तभी एक बॉय सामने आ गया। एंड्रू ने बचाने के चक्कर में बोट मोड़ी और गलती से मार्गरेट सीधे पानी में गिर गई। कम ऑन! दोनों घबरा गए और तुरंत घर की तरफ वापस लौटे। अब तक तो उन्हें सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला था कि मार्गरेट के पापा ने वेयरहाउस में बुला लिया। असल में इमिग्रेशन के मिस्टर गिलबर्टसन उन्हें ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुंच गए थे और जो एंड्रू के पापा को मार्गरेट और एंड्रू की फेक शादी के बारे में बता दिया था। जो के सामने ही गिलबर्टसन ने एंड्रू से कहा, सच बताओ,
तो मैं सॉफ्ट जाऊंगा। लेकिन बिना 1 सेकंड की देरी किए एंड्रू ने मार्गरेट का साथ देने का फैसला किया। मैं 3 साल से मार्गरेट टेट के साथ काम कर रहा हूँ। 6 महीने पहले हमने डेट करना शुरू किया और फिर प्यार हो गया। मैंने उसे प्रपोज किया, उसने हाँ कहा। I'll see you at the wedding। फूलों और तालियों के बीच शादी का दिन आ ही गया। मार्गरेट धीरे धीरे दादी के साथ चलते हुए वेडिंग हॉल में एंटर करती है। लेकिन जैसे ही सेरेमनी शुरू होती है, मार्गरेट अचानक रुक जाती है। I do have something to say। कौनी बाद में कह देना, कोई कहता है, लेकिन मार्गरेट ने सबके सामने हिम्मत दिखाई। ये शादी झूठ थी। मैंने सबको धोखा दिया, ये मेरी गलती थी। प्लीज इस खूबसूरत फैमिली को इस झूठ की वजह से टूटने मत देना। हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हर कोई शॉक में था, लेकिन सिर्फ एक इंसान मुस्कुरा रहा था, मिस्टर गिलबर्टसन। एंड्रू को उस पल एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। इन कुछ दिनों में उसने मार्गरेट का एक ऐसा साइड देखा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। अब उसने खुद अपनी आंखों से उसकी सच्चाई, उसकी हिम्मत और उसका प्यार देखा। उसे समझ आ गया था, मैं इस औरत से सच में प्यार करने लगा हूं और वो उसे अकेले सारी सजा नहीं भुगतने देना चाहता था। एंड्रू भागकर उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी जो ने उसका रास्ता रोक लिया। और तभी दादी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। सब लोग उन्हें हेलीकॉप्टर तक ले जाने लगे। उस भाग दौड़ के बीच दादी ने अचानक अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। मुझे अब अच्छा लग रहा है बेटे। हमें हॉस्पिटल नहीं जाना, हमें एयरपोर्ट ले चलो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्गरेट न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठ चुकी थी। अपनी गलती की भरपाई करने के लिए जो ने तुरंत अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और एक प्राइवेट प्लेन अरेंज कर दिया। उधर मार्गरेट अपना सामान पैक कर रही थी और उसी वक्त एंड्रू न्यूयॉर्क के ऑफिस पहुंच गया। उसने धीरे से कहा, 3 दिन पहले मैं तुमसे नफरत करता था। मैं सोचता था काश तुम्हें कोई टैक्सी टक्कर मार दे या कोई जहर खिला दे। मैंने तुमसे कहा था बात मत करो। फिर हम अलास्का गए और चीजें बदलने लगीं। जब हमने किस किया तब चीजें और बदल गईं। जब तुमने मुझे उस ऑकवर्ड पल में देखा जब मैं नंगा था, तब भी कुछ बदला था। लेकिन मुझे असली एहसास तब हुआ जब मैं अकेला खलिहान में खड़ा था, पूरी तरह खाली। अब सोचो मेरी फीलिंग्स जब मुझे समझ आया कि जिस औरत से मैं प्यार करता हूँ वो देश से बाहर निकाल दी जाएगी। सो मार्गरेट, मुझसे शादी करो। मैं डर गई हूँ। मैं भी। लेकिन अभी भी शादी करो।